नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो मैं एक बार फिर से आ गया एक और Q&A वीडियो लेके, हमारा जो वीकली Q&A वीडियो है, जिसमें हर हफ्ते संडे को मैं मेरे फेसबुक ग्रुप में एक थ्रेड ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं। और उस थ्रेड में जितने भी सवाल लोग पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो के ज़रिए उन सवाल का क्लियरली आंसर देके आपकी मदद कर देने के लिए। तो ठीक है, तो ये लास्ट वीक का जो फेसबुक ग्रुप का जो थ्रेड था, उसमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो मैं आज इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम का बर्बादी करते हुए हम हमारा पहला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे है वो जितिन पटेल पूछते हैं, हाउ टू ग्रो माई ब्लॉग, आई एम ट्राइंग एवरीथिंग बट नॉट गेटिंग मच रिजल्ट। अच्छा, प्रभाकर सिंह ने यहाँ पे ऑलरेडी रिप्लाई किया हुआ है, ब्रो योर साइट जितिन ब्लॉगिंग टिप्स डिज़ाइन इज़ नॉट गुड, यू हैव टू मेक इट सिंपल एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, अच्छा, ये एक बहुत ही मतलब बेसिक सा सवाल है कि हम जब भी ब्लॉग बनाते हैं हम सब चाहते हैं कि उस ब्लॉग को ग्रो करें। और ग्रो करने का जो मतलब है वो ये होता है कि ब्लॉग में भर भर के ट्रैफिक आए। अगर आप एफिलेट मार्केटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस ट्रैफिक का कन्वर्शन होना चाहिए एफिलेट सेल्स में। अगर आपके प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकना चाहिए। अगर आप एड्स चलाते हैं तो गूगल एड्स में काफ़ी ज़्यादा क्लिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होता है कोई, तो हमें लगता है कि हमारा ब्लॉग ग्रो हो रहा है। इसके अलावा ग्रो का मतलब कुछ और भी हो सकता है कि अगर आपका जो ब्लॉग है वो आपका पोर्टफोलियो है या फिर आपका प्रोफाइल का प्रेजेंटेशन है और उस ब्लॉग के जरिए आप कस्टमर या क्लाइंट्स को पिक करते हो, तो भी आप कह सकते हो कि आपका जो ब्लॉग है वो ग्रो कर रहा है। आपका जो ब्लॉग है वो मैंने देखा नहीं है, बट हाँ, इन जनरल मैं यहाँ पे आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ब्लॉग ना ग्रो होने का पीछे हमारा जो मेन रीज़न वही है कि हमारे ब्लॉग जो मेन रीज़न वो है कि किस कैटेगरी में किस टॉपिक में हमारे ब्लॉग्स में कंटेंट होते हैं। अगर हमारे ब्लॉग में जो कंटेंट है वो कम्पिटिटिव निश से होते हैं तो डेफिनेटली इनमें ट्रैफिक लाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको, मतलब हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा, इन डेप्थ कंटेंट लिखना पड़ेगा, आपके कंटेंट में शेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके ब्लॉग्स ग्रो करते हैं। आज के डेट में अगर आप एक नया ब्लॉग शुरू करते हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर मतलब मान लीजिए कोई कंपेटिटिव निश क्यों ना हो, उसमें से भी आपको पिक करके ढूंढना पड़ेगा, मतलब उसमें से भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसमें ट्रैफिक मतलब जिसमें ट्रैफिक आने का पोटेंशियल है और उसमें आपको एक्सटेंसिव कंटेंट लिखना पड़ेगा। इसमें दूसरा कोई तरीका है नहीं आज के डेट में। ठीक है, ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया है, वेबसाइट बनाना, ब्लॉग बनाना बहुत ही आसान हो गया, हर कोई बना रहा है। आज के डेट में बच्चे भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कंपटीशन किस लेवल में चला गया है। तो ग्रो होना डेफिनेटली एक डिफिकल्ट थिंग ही है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे प्रभाकर भाई ने भी यहाँ पे कॉमेंट में बताया कि डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक अच्छा डिज़ाइनर हो तो डेफिनेटली आपके ब्लॉग को अच्छे से डिज़ाइन कीजिए। अगर आपको मतलब कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं आता है तो मैं बोलूँगा कि नीट एंड क्लीन और बेसिक डिज़ाइन भी रखिए। काफ़ी सारे वर्डप्रेस में थीम्स अवेलेबल होते हैं, उनसे मतलब उनमें से आप कोई भी एक थीम ले लीजिए। जैसे मैं जेनेट प्रेस का थीम यूज़ करता हूँ। आप अगर मेरा ही ब्लॉग देखोगे तो मैंने बहुत ही सिंपल सा एक डिज़ाइन रखा है, होम पेज में सिर्फ एक कॉल टू एक्शन, मेरा फोटो और जो लेटेस्ट ब्लॉग्स है, इस तरीके का डिज़ाइन आप सिंपल डिज़ाइन रख सकते हो। क्योंकि वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है यूज़र्स को वेबसाइट को अट्रैक्ट करने के लिए। जितना ज़्यादा वेबसाइट फास्ट लोड होगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे, उनको उतना ही मज़ा आएगा आपके वेबसाइट के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए। डेफिनेटली आर्टिकल में भी दम होना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को मिला के ही एक ब्लॉग ग्रो करता है। इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ब्लॉग नहीं ग्रो कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किन टॉपिक्स पे मतलब आर्टिकल आप लिख रहे हो, तो वो सबसे मेन रीज़न होगा। टेक्निकली आप आपके ब्लॉग का जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं अगर वो आपका मतलब प्रॉब्लम है। अदरवाइज मैं बोलूँगा कि कंटेंट पे आप देखिए कि कंटेंट में अगर ट्रैफिक नहीं आते, ऐसे टॉपिक्स पे अगर आपके ब्लॉग में लिखे हो जो हाईली कंपेटिटिव है जिसमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आते, तब तो आपको कंटेंट का स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारे सौरभ भाई ने सवाल पूछा है, हाउ टू गेट सेल्स, आई एम नॉट हैप्पी विथ करेंट स्टेटस। अच्छा सौरभ भाई, मुझे ये पता नहीं है कि आप कौन से सेल्स के बारे में बात करो, क्योंकि आप एक डिजिटल मार्केटर भी हो और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में मेरा उतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे आप एफिलेट सेल्स की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़े चीज़ ऐड कर सकता हूँ। एफिलेट सेल्स जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, एफिलेट सेल्स तभी होते हैं अगर हमारा जो आर्टिकल है वो अगर एफिलेट क्वेरी पे है और वो रैंक होता है गूगल पे। मतलब मान लीजिए आप होस्टिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो होस्टिंग खरीदने के लिए लोग जो क्वेरीज यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कौन सा होस्टिंग खरीदे, कौन सा प्लान अच्छा है, कंपैरिजन होते हैं, उनमें से अगर कोई भी टॉपिक में आपका आर्टिकल हाईली रैंक करेगा गूगल पे तो डेफिनेटली वहाँ से सेल्स का इंक्रीज बढ़ जाता है। हमारे जैसे एफिलेट सेल्स गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि गूगल के डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स की वजह से हमारे एफिलेट सेल्स के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके रैंकिंग्स गिर जाते हैं, जिसके चलते हमारे एफिलेट सेल्स गिर जाते हैं। दूसरा जो एफिलेट सेल्स का तरीका है वो है इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग। मतलब आप अगर एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो आप जो भी बोलोगे लोग उसको फॉलो करते हैं।
तो वैसा अगर सिनेरियो है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको दूसरे एंगल में सोचना पड़ेगा। शायद आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो आज की डेट में मार्केट में उतना ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, आपको वो प्रोडक्ट चेंज करके दूसरा कोई प्रोडक्ट चूज़ करना होगा, दूसरा कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करना होगा जिस पे दूसरे लोग भी ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। ठीक है, तो मुझे पता नहीं कि आपका सवाल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था या एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड था। मैं एफिलिएट मार्केटिंग के एंगल से इस सवाल का जवाब दिया हूँ। अगर आपको ये सवाल का आंसर वैलिड लगा तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो प्रभाकर सिंह पूछते हैं, योर फेवरेट टिप्स ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ब्लैक फ्राइडे एंड गेट मोर सेल्स, व्हाट इज़ योर ब्लॉग पोस्ट राइटिंग प्रोसेस। अच्छा, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ का मेरा फेवरेट टिप्स, देखो यहाँ पे फेवरेट टिप्स बोल के कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल सा ही बात बोलूँगा। कुछ ऑन पेज और ऑफ पेज का जो टिप्स है वो एवरग्रीन टिप्स होते हैं। ठीक है, ऑन पेज में सिंपल सा टिप्स या फिर सिंपल सा ट्रिक जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी आज के नए नए जितने भी राइटर है वो फॉलो करें। कंटेंट जो है वो एकदम ही सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहिए, क्योंकि वो भी ऑन पेज एसईओ का एक पार्ट है। सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना चाहिए। हाँ, मैं जनरली एक लाइन का पैराग्राफ नहीं लिखता हूँ, एटलीस्ट 2-3 लाइन होते हैं मेरे पैराग्राफ्स में। ये मतलब कुछ लोग एक लाइन के पैराग्राफ्स लिखते हैं, मैं हमेशा 2-3 लाइन का पैराग्राफ्स लिखता हूँ। कंटेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें मैं मेन जो मतलब कीवर्ड है उसको मैं H2 में रखता हूँ, और उसके अंदर अगर 5-6 पॉइंट्स मुझे बताने होंगे तो मैं वहाँ पे उनको H3 में रखता हूँ, साथ में मैं नंबरिंग भी करता हूँ। तो ये मैं बोलता हूँ मेरा बहुत ही मतलब टिपिकल वे है ऑन पेज एसईओ करने का। और लास्ट में जो एक मतलब जो कंक्लूशन बोलो या फाइनल वर्ड्स बोल के जो है तो वहाँ पे भी मैं H2 देकर उसको खत्म करता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है। सिमिलरली बाकी ऑन पेज एसईओ में मैं क्या करता हूँ, मैं इमेजेस यूज़ करता हूँ, और इमेजेस का जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कैप्शन होते हैं उनमें भी मैं कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ। तो ये वाले जो टिप्स होते हैं बेसिकली मतलब एवरग्रीन है, ये ऐसा नहीं है कि किसी कोई नया बता रहा है, ये सालों से चलता आ रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस है ऑन पेज का, तुम भी इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑफ पेज एसईओ का जो चीज़ है वो सिंपल है आज के डेट में, बैकलिंक बनाओ। गेस्ट पोस्ट के जरिए अगर बना सकते हो तो डेफिनेटली अच्छा है। और वहाँ पे गेस्ट पोस्ट कैसे करो, खुद एज ए राइटर जाके मतलब कर सकते हो, या फिर आप किसी को बोल सकते हो कि आपका अगर कोई रिसोर्स आर्टिकल हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप उस मतलब उस ऑथर को या उस वेबमास्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हो आपके आर्टिकल को नेचुरली लिंक करे, तो वो भी एक बहुत बढ़िया है। इसके अलावा कमेंटिंग कर सकते हो, मैं कमेंटिंग आज भी करता हूँ। इसके अलावा क्या है, सोशल बुक मार्किंग है, फिर सोशल मीडिया में शेयरिंग होते हैं, मतलब फेसबुक, ट्विटर, तो इस तरीके के शेयरिंग भी ऑफ पेज में काउंट होता है। ठीक है, तो इन सब मतलब यहाँ पे ऐसा कोई नया ट्रिक्स नहीं है, जो पुराने मेथड्स है मैं आज भी वो पुराने मेथड्स ही फॉलो कर रहा हूँ। ठीक, तुम एज ए बिगिनर आप भी यही सब फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर ब्लैक फ्राइडे एंड गेट मोर सेल्स। अच्छा, ब्लैक फ्राइडे आज के दिन में एक काफ़ी पॉपुलर से इवेंट हो गया, क्योंकि सबको पता है कि ब्लैक फ्राइडे के टाइम में जो 4-5 दिन का टाइम होता है उस टाइम में पूरे दुनिया में मतलब लोग भर भर के शॉपिंग करते हैं, और वो एफिलिएट मार्केटर्स के लिए एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि अगर ब्लैक फ्राइडे रिलेटेड टर्म्स में आपका कोई भी आर्टिकल रैंक हो जाता है तो 4-5 दिन में एक अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। मैं भी हर साल ब्लैक फ्राइडे के टाइम में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी मेरे ब्लॉग से अर्न करता हूँ। और अगर आप इस साल ब्लैक फ्राइडे प्लान करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा आज के डेट में, आज कौन सा महीना है, ये जुलाई खत्म हो रहा है, तो ये राइट टाइम है, यहाँ से आप कॉन्टेंट पब्लिश कर सकते हो। क्योंकि 3-4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना है आपके पास। 4 महीने में आप उन कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो, उनका ऑन पेज जैसे इंप्रूव कर सकते हो, ऑफ पेज कर सकते हो, करा के आप उनको रैंक करा सकते हो पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए। तो हाउ टू प्रिपेयर मतलब सिंपल सी बात है, ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बना के ब्लैक फ्राइडे रिलेटेड आर्टिकल उस पर टारगेट करो। ब्लैक फ्राइडे के लिए कैसे कंटेंट लिखते हैं मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ, मैं आगे आने वाले वीडियो में 1-2 वीडियो में मैं बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कंटेंट मैं लिखता हूँ और किस तरीके का आर्टिकल मैं पब्लिश करता हूँ, किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ब्लैक फ्राइडे में किस तरीके का आर्टिकल्स एक्चुअली में काम करता है। ठीक है, अगला जो है व्हाट इज़ योर ब्लॉग पोस्ट राइटिंग प्रोसेस। हाँ, तो ऑन पेज एसईओ वाले पार्ट में मैं राइटिंग प्रोसेस बता दिया हूँ, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। राइटिंग प्रोसेस के लिए मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने बोला आने वाले दिनों में मेरा एक ब्लॉग पोस्ट दिखाऊंगा, तो उसके ज़रिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से मैं कोई भी ब्लॉग के कॉन्टेंट को स्ट्रक्चर करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो मोहम्मद आरिफ भाई ने पूछा है, शुड वी यूज सब डोमेन टू क्रिएट ए ब्लॉग। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई डोमेन इज infomogli.com, it's on blogging and digital marketing niche. Can we use a subdomain like bits.infomogli.com that is on different niche? Sir, kindly enlighten me. हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, डेफिनेटली आप कर सकते हो। और ये आज के डेट में मतलब एकदम प्रूवन तरीका भी है, सिंपल सा एग्जांपल है। आपको अगर मतलब इसका सक्सेसफुल एग्जांपल देखना है तो आप मतलब बड़े जो वेबसाइट जो NDTV.com है
उनके जितने भी दूसरे निश है, मतलब टेक में है, स्पोर्ट्स में है, तो आप उनका एग्जांपल देख सकते हैं। सिर्फ एनडीटीवी नहीं, मतलब बड़े बड़े जितने भी न्यूज़ वेबसाइट्स है, वो सारे के सारे न्यूज़ वेबसाइट्स जो है अलग अलग कैटेगरीज को सब डोमेन में ही होस्ट किया है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं भी 2019 में जो मेरा जो ब्लॉग है bloggingjo.com, उसका एक सब डोमेन बना के मैं ब्लैक फ्राइडे और का जो इवेंट है उसको टारगेट किया था। तो पिछले 2 साल से मैं उसी सब डोमेन को मतलब यूज़ कर रहा हूँ। इस साल मेरा डिफरेंट प्लान है, सब डोमेन में यूज़ करूँगा, बट साथ में मेरा डिफरेंट प्लान्स भी है। तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। सब डोमेन इस्तेमाल करने से क्या होता है, मेन डोमेन का जो आपको बेनिफिट है वो ज़रूर मिल जाता है। आपको एक नया डोमेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मगर वेबसाइट आपको अलग तरीके से बनाना होगा, क्योंकि सब डोमेन एक अलग वेबसाइट के तरीके से ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। अगला जो सवाल है वो है कि हैव यू एनकाउंटर इमेज लेजी लोडिंग इश्यूज व्हेन यूजिंग ए चाइल्ड थीम। अच्छा भरत कृष्ण भाई, हाँ नहीं, मुझे इमेज लेजी लोडिंग इश्यूज से रिलेटेड ऐसा कुछ तो फील हुआ नहीं है चाइल्ड थीम। कौन से इश्यूज़ के बारे में मतलब आप बात कर रहे हो, मुझे ये एक्चुअली समझ में नहीं आया ये सवाल। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताइए कि कौन से इश्यूज़ के बारे में आप मुझे बता रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ इशू फील नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आई रोट सम ब्लॉग्स एंड दोज आर नॉट इंडेक्सिंग इन गूगल, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑन दिस, माई वेबसाइट इज digitalblogger.info। इंडेक्सिंग का जो इशू है ना, वो आज के डेट में काफ़ी कॉमन है। ठीक है, आपको एक चीज़ बहुत मतलब अच्छी तरीके से समझ लेना है कि आज के डेट में जो नए ब्लॉग्स या फिर नए जो वेबसाइट होते हैं उनको इंडेक्स मतलब इमीडिएटली अगर आप इंडेक्स कराना चाहते हो तो वो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और कॉम्प्लेक्स हो गया है। गूगल क्या करता है, कोई भी नया वेबसाइट है उसको इतना जल्दी प्रायोरिटी नहीं देता है। अगर आपका एस्टेब्लिश वेबसाइट है तो गूगल का क्रॉलर जो है, गूगल को पता है कि आपका वेबसाइट पॉपुलर है, आप उसमें कंटेंट डालते हो, लोग उसमें पढ़ते हैं, एंगेजमेंट अच्छा है, तो गूगल का क्रॉलर फ्रीक्वेंटली आपके वेबसाइट में आता है और आपका वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको क्रॉल करता है। अगर आपका वेबसाइट नया है और आपका जो अपडेट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करके गूगल का क्रॉलर आता है। मान लीजिए आप एक नया वेबसाइट स्टार्ट किए हो और उसमें रोज़ एक एक कंटेंट डाल रहे हो, और ऐसा आपने 1-1.5 महीना कर चुके हो या कर रहे हो 1-1.5 महीने से, तो डेफिनेटली गूगल के क्रॉलर के पास एक ऐसा सिग्नल जाता है कि हाँ ये वेबसाइट नया है मगर इसमें रोज़ का अपडेट आता है, तो क्रॉलर रोज़ रोज़ आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या है, अगर आप डेली अपडेट करते हो, मतलब रोज़ जितने भी टाइम में आपका आर्टिकल अपडेट करते हो, वहाँ पे आपका आर्टिकल इंडेक्स इमीडिएटली हो जाएगा, क्योंकि क्रॉलर के पास वो भरोसा आ गया। मगर आपका अगर 1 दिन करते हो, 4 दिन नहीं करते, 7 दिन नहीं करते, ऐसा ऐसा करते हो, तो शुरुआत में क्रॉलर के पास वो ट्रस्ट, वो बिलीफ नहीं आएगा। तो भले ही आप अपलोड करो, क्रॉलर इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो इससे चलते क्या होता है, नए नए जो ब्लॉग्स या वेबसाइट होते हैं उनके आर्टिकल जल्दी जल्दी इंडेक्स नहीं होते। डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, सर्च इंजन का जो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग फीचर है उसमें जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मगर वहाँ पे भी आपका जो इंडेक्सिंग का जो रिक्वेस्ट है वो गूगल के कतार में चला जाएगा। कब क्रॉलर आएगा, कब अपडेट करेगा, वो किसी को पता नहीं है। तो ये कॉमन चीज़ ही है। अगर आपका नया ब्लॉग है, मैं बोलूँगा आप पेशेंस रखिए। जो बेसिक चीज़ें होती है जिससे गूगल के पास वो ट्रस्ट वाली सिग्नल जाए, वो चीज़ आप करते रहिए। आपका वेबसाइट का जो अथॉरिटी ट्रस्ट फैक्टर है उसको आप बढ़ाते रहिए। डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में आपका जो आर्टिकल्स है वो इमीडिएटली रैंक हो मतलब इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है आदित्य शर्मा का, मेरे 200 व्यू है ब्लॉग पर, अर्निंग होगी कि नहीं? 2 ब्लॉग लिखे हैं अभी तक। ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है भाई। मतलब 200 व्यू है ब्लॉग पर, अर्निंग होगी कि नहीं? अब वो कौन से आर्टिकल है, किस तरीके का आर्टिकल है, कैसे मतलब क्या आपका इनकम मॉडल है, वो सब जाने बगैर इसका सवाल दे नहीं सकते। क्योंकि अगर आपका एफिलेट आर्टिकल है उसमें 200 व्यू आते हैं तो डेफिनेटली, और वो व्यू ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक व्यू आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अगर सर्च करते हैं एफिलेट मतलब टॉपिक को और वहाँ से आपके पेज में आते हैं और वहाँ से अगर 200 व्यू ऑर्गेनिकली आते हैं तो डेफिनेटली सेल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये व्यू अगर आपने कोई मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाए हैं और वहाँ से ऑर्गेनिक 200 व्यू आते हैं और आप एडसेंस के जरिए अर्निंग करना चाहते हैं, तो 200 व्यू में एडसेंस का अर्निंग कुछ खास होगा नहीं। तो मुझे पता नहीं है कि आप किस तरीके का मोनेटाइजेशन का बात कर रहे हैं यहाँ पे और किस टाइप का टॉपिक पे आपने ये आर्टिकल लिखा है जिस पे 200 के व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आज के इस Q&A वीडियो का सवाल खत्म होता है। तो मैंने कोशिश किया कि इसमें जितने भी सवाल थे उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपको ये सवालों का जवाब सही लगा, कमेंट करके कैसा लगा, अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप उसमें कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।